माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताए थे। एक रिजल्ट अभी बचा हुआ है, उसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कौन सा रिजल्ट बचा हुआ है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो जिसका आर्डर जो है एन है। कितने आर्डर का है? एन आर्डर का कोई मैट्रिक्स ए है। तो यदि हम इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट ऑफ ए का यदि डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या होगा? और आइए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए यदि हम लेंगे तो क्या होगा। आइए देखते हैं, यही हमें दिखाना है कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। आइए देखते हैं। एक बात आपको पता है, एक रिजल्ट पता है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपको पता है। और ये किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप यदि चाहो तो दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। आइए देखते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। आप देखिए ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वास्तव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हुआ क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप सोचेंगे कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कैसे हमें पता चला? 3 आर्डर का है। हम यहाँ पर 3 आर्डर का लेकर ही चल रहे हैं। मान लीजिए ये जो आपका मैट्रिक्स है वो 3 आर्डर का है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी 3 आर्डर का आएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये भी 3 आर्डर का हो गया। और आपका जो ये है आई भी क्या हो गया? 3 आर्डर का है। तो मैट्रिक्स ये क्या है? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या हो गया? ए। ये बात आपको पहले से पता है। दिस इंप्लाइज दैट नाउ टेकिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोथ साइड। लेकिन उसके पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या कर दीजिए? इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू को। ये आपका एक एलिमेंट के रूप में आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 1 की जगह क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या है? दोनों साइड का हमें डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट लिए हैं। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इक्वल टू आपको पता है इस रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन, इस रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन, इस रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन। तीनों जगह डिटर्मिनेंट ए कॉमन होगा। यहाँ से होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू यहाँ से कॉमन इंटू फिर डिटर्मिनेंट ऑफ है, फिर यहाँ से कॉमन फिर लिखेंगे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ है का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ बचेगा क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और यहाँ पर आया क्या? दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज आल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कैंसिल बाय दिस डिटर्मिनेंट। अब क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? स्क्वायर आएगा। क्या यहाँ पर? इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आप सोचें यदि यही
n ऑर्डर का हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर क्या हो जाता है, n हो जाता। और यहाँ पर ए डिटरमिनेंट कैंसिल होता तो यहाँ पर क्या बचता है, n माइनस वन। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं if A is a square matrix, if A is a square matrix of order n, then adjoint of A, determinant of adjoint of A equal to determinant of A पावर n माइनस वन। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस वन। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये आपका एक रिजल्ट बचा हुआ था, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए देखते हैं, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए देखते हैं, मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा। तो आपने हाई स्कूल में क्या पढ़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। जैसा कि आप पढ़ा था क्या, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ऐसे थ्री वेरिएबल का भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है। आइए देखते हैं, यदि थ्री वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखें तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस तरह से आपका ये लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुआ। थ्री वेरिएबल में होगा तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो टू वेरिएबल में होगा दोनों वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या है सिस्टम सॉल्व करने का, मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ना तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है हमें इसको, ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। हमें फिर किस मेथड से करना है, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। आइए देखते हैं कैसे करना है। यदि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म का बनाना चाहें तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी कैन रिटेन एज व्हाट। लेकिन पहले आप बता दें, यहाँ पर सोचिए कि यदि हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह से लिखें, क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये मान लीजिए आपका हो गया a, ये मान लीजिए आपका मैट्रिक्स हो गया a। और यहाँ पर अभी बच क्या रहा है, x y z बच रहे हैं। आप सोचें x y z, ये मान लीजिए आपका हो गया, ये मान लीजिए आपका हो गया मैट्रिक्स x। इस मैट्रिक्स को आप क्या मान लीजिए, मैट्रिक्स x। और ये जो कांस्टेंट का भी साथ लिख रहे हैं, ये मान लीजिए a हो गया मैट्रिक्स b। a क्या हो गया मैट्रिक्स b, d1 d2 एंड d3। ये मान लीजिए आपका हो गया मैट्रिक्स b। तो आप बताएं तब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या हम इस तरफ लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b।
ध्यान दीजिए, क्या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लिखेंगे, जब ax करेंगे तो आपको क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z और इक्वल टू क्या आएगा, d1। आप जब कंपेरिजन करेंगे ax इक्वल टू b और इसको कंपेरिजन करके सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, आप यही पाएंगे। कंपैरिजन जैसे ही करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यही। तो यानी कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, यदि मान लीजिए ए बी सी डी यहाँ पर आपको मिलता है कोई मैट्रिक्स और यहाँ पर वैल्यू आती है 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो आप क्या पाते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। तो आप यही पाते, यही बात तो यहाँ पर नहीं है। a1x प्लस b1y, आप ध्यान दीजिए, इनका प्रोडक्ट ax करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा और इक्वल टू b करेंगे तो b आपका क्या होगा, ये होगा। तो आप देखिए 1 बाई 1, यहाँ पर 3 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है, 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पर भी 3 रो 1 कॉलम, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स ये भी है, कॉलम मैट्रिक्स ये भी है। तो कॉलम मैट्रिक्स ये भी है, कॉलम मैट्रिक्स ये भी है। तो आप देखिए कंपेरिजन करिए, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1 आएगा कि नहीं आएगा, यही तो मैंने लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, यही है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b के टाइप पर। तो आप ध्यान दीजिए, इतना लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो गया तो आप, अब एक बात और आती है, ax इक्वल टू, यदि मैंने b लिख लिया तो अब एक बात आती है यहाँ पर, यदि सोचें कि a जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, केस फर्स्ट लीजिए, हो सकता है जो मैट्रिक्स a है हो सकता है ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो और ये भी हो सकता है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। आइए देखते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं हम। मान लीजिए, आप तो निकाल के जान लेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है, लेकिन हम बात बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और a अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, देन डिटरमिनेंट ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन सोचिए, यदि मैं लिखूं, यदि केस फर्स्ट मैं ले लूं, इफ a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स दैट व्हाट, दैट इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो यही तो बात हुई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो यहाँ पर यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं। जब नॉन सिंगुलर होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी, दैट मीन्स ए इनवर्स इज पॉसिबल। देन इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल। और जब पॉसिबल होगा तो क्या होगा, देन ax इक्वल टू b में क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं किसका, a इनवर्स का। क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a इनवर्स। और जब a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिला। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एसोसिएटिव लगा देते हैं, a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, दैट मीन्स ए इनवर्स ए इंटू एक्स
इक्वल टू यहाँ पर क्या है ए इनवर्स बी। कौन सा लॉ लगाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। आप पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या आया ए इनवर्स इंटू बी। आप क्या देख रहे हैं कभी भी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं एक्स इक्वल टू क्या आया ए इनवर्स बी। आपको पता है कि ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स ए हो, हमने प्रूफ किया था यदि कोई मैट्रिक्स ए हो तो उसका केवल और केवल एक ही इनवर्स होता है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल होता है। और यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको जानते रहें कि किसी भी मैट्रिक्स का चाहे वो जिस ऑर्डर को हो उसका एक ही इनवर्स पॉसिबल होता है। यदि एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा तो ए इनवर्स यानी कोई एक ही होगा। तो ए इनवर्स का यदि मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा। तो x इक्वल टू जब एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा तो x की जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ x, वास्तव में x क्या होता है x की वैल्यू क्या है यहाँ पर अभी मैंने माना था x y z डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो जब ए इनवर्स बी एक यूनिक नंबर आएगा, एक यूनिक नंबर का मैट्रिक्स बनेगा, मान लीजिए 1 2 3 होगा तो ये यूनिक नंबर ही उनकी वैल्यूज हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब ए नॉन सिंगुलर होगा, जब ए नॉन सिंगुलर होगा ऐसी स्थिति में जो सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आएंगे, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो यूनिक होगा। तो क्या कहेंगे सो सिंस ए इनवर्स इज यूनिक so solution of the system of linear equation will be unique. So since A inverse is unique, since A inverse is unique, so solution of the system of linear equation will be unique. So solution of the system of linear equation, solution of the system of linear equation, system of linear equation. So ये solution of the system of linear equation is unique. तो शायद आपको इसका समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यदि मैट्रिक्स ए सिंगुलर हो। अब तक मैंने बताया यदि मैट्रिक्स ए सिंगुलर ना हो, अब आपको बताने चल रहे हैं यदि मैट्रिक्स ए सिंगुलर हो तब क्या होगा। और एक बात और जान लीजिए, जो मैंने फर्स्ट केस लिया है तो फर्स्ट केस में इस जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था ये क्या था, इसको मैंने फर्स्ट केस के द्वारा सॉल्व किया है। देखिए केस फर्स्ट लिया जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता कौन ए, यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमने बताया कि जो आपका ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया गया था a1x + b1y + c1z = d1, और इस तरह से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा था इसका क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये जो मेथड है, जो ये मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो ये मैंने ये मेथड बताया इस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो आइए अब बात करते हैं हम यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाने के बाद जो हम ax = b मान रहे हैं इस फॉर्म में लाने के बाद यदि मैट्रिक्स ए जो है ये सिंगुलर हो जाए तब क्या होगा। तो आइए एक सेकंड देते हैं, एक सेकंड। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ए क्या हो जाए सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0। तो यहाँ पर दो बातें होंगी, कभी भी यदि सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो हमें दो चीजें निकालनी होती है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर दो बातें हो जाएंगी।
आइए देखते हैं क्या। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा सिंगुलर का होने का मतलब, और उसके बाद हमें क्या करना है, देन वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। देन वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यही बी, इस ए का एडजॉइंट लेंगे और बी का क्या लेंगे, बी का मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ बी, ये निकालेंगे। अब इसमें भी, इस सेकंड केस में भी दो केस आते हैं। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, यदि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं होता है, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स दैट solution does not exist। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ना हो तो जान लीजिए कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान दीजिए। एक बात बता दें, यदि किसी लीनियर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, उसको सॉल्व ना कर सके हम, यानी कि उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट ना हो सके, यानी कि यदि उसका कोई सोल्यूशन ना निकले, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, यदि उसका नो सोल्यूशन आए, मतलब उसका सोल्यूशन ना निकल सके, सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तो हम बोलते हैं वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। लेकिन यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन आता है अथवा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आता है, तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वो कंसिस्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन यदि आता है तो दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। चाहे एक सोल्यूशन आए, चाहे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आए, चाहे जितने सॉल्यूशंस आए, सॉल्यूशन यदि आ रहा है तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यदि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम बताएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इफ देयर इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। But if they have no solution, it means the system of linear equation is not consistent. That means inconsistent. So, if adjoint of B equal to 0, then system of linear equation either consistent or inconsistent। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दैट मीन्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स solution system of linear equation have no solution, and that means system of linear equation is inconsistent। लेकिन यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन या तो इसके पास वो कंसिस्टेंट होगा, यानी कंफर्म नहीं किया जा सकता वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। और लेकिन यही बात है, कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, यदि कंसिस्टेंट हुआ तो इसका मतलब वन सॉल्यूशन नहीं। कंसिस्टेंट यहाँ पर
जब भी नॉन सिंगुलर, यहाँ पर जब सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही हो तो कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, नॉन से यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है ये हो सकता है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, चाहे वो जीरो ना आए चाहे जीरो मैट्रिक्स आए या जीरो मैट्रिक्स ना आए, तो नो सॉल्यूशन दोनों स्थितियों में हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो जाए। तो ध्यान रहे, तो यदि कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लें, यदि वो जीरो हो जाएगा तो आप इसको तुरंत मत कह दीजिए कि दैट हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आप उसके बाद ये भी बता सकते हैं क्योंकि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो याद रखें, जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा हो सकता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, हमने अभी बताया यूनिक सॉल्यूशन तब होगा यदि जो आपका ए बन रहा है ए जो है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यदि ए नॉन सिंगुलर होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यदि ए नॉन सिंगुलर ना होकर सिंगुलर हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो आप वहाँ पर देखोगे क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हमें बताना था कि कैसे हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपका एग्जांपल नंबर है 27। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 27, एग्जांपल नंबर 27 है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1 and second equation is 3x + 2y = 7, 3x + 2y = 7। जो आपका पहला एक यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। कहा गया है हमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर 2 सिस्टम ऑफ यानी कि 2 इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया गया है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज व्हाट? in the form ax = b। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax = b के फॉर्म में। वेयर a = क्या होगा? a = क्या होगा? आप ध्यान दीजिए 2 5 3 2, 2 5 3 2। कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको जो है एलिमेंट के रूप में लिखेंगे। एंड x = xy एंड b = क्या आएगा आपका? 1 7, 1 and 7। तो क्या हुआ हमारा? आएगा क्या?
अब इतना हो गया, आया हमारा क्या यहाँ पर ax इक्वल टू बी लिखेंगे, और ax इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू a इनवर्स b। आपको पता है x इक्वल टू a इनवर्स b होगा, लेकिन हम a इनवर्स b निकालने के पहले क्या निकालेंगे, पहले ये पता करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स A है क्या ये सिंगुलर है कि नहीं। यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक तभी पहुँचेंगे जब ये क्या होगा, जब ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। क्योंकि अभी हमने बताया था जब x इक्वल टू ax इक्वल टू b यदि नॉन सिंगुलर होगा यहाँ पर मैट्रिक्स A, यदि मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर होगा तभी हम ये रिजल्ट पाते हैं कि x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आइए पहले पता करते हैं कि A सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो इसको पता करने से पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि A सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो आइए देखते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, आइए देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, 2 5 3 2, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा -11, -11 डन आर इक्वल टू 0। सो therefore A is a non-singular मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, A क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब जो है यदि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो आपको पता है रिजल्ट क्या आता है, यदि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो x इक्वल टू A इनवर्स भी आता है। इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए इतना। So therefore what we will get, x is equal to A inverse B, x इक्वल टू A इनवर्स B। तो आपको पता है A इनवर्स निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे, हम A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। हमें पता है वी नो दैट, लेकिन इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, A इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, कभी भी A इनवर्स निकालने का जो फार्मूला है आपका लिखेंगे, सिंस A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो A इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला है हमारा। तो पहला काम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालेंगे। जब A इनवर्स निकाल लेंगे तो जो A इनवर्स की वैल्यू आएगी वही यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं A इनवर्स निकालने के सबसे पहला काम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A, तो आप बताइए एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट निकालेंगे, क्या होगा, इसके कोफैक्टर्स, जो मैट्रिक्स A है इसके हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से बनी जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A11 इक्वल टू, आइए A11 लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाले एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, -1 पावर क्या 1 + 1 और इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, इस रो को क्लोज करिए, इस कॉलम क्लोज करिए, क्या बचेगा 2 बचेगा, इंटू 2। अब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है 5 -1 पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम क्लोज करेंगे तो आएगा 3 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट A21 -1 पावर 2 + 1, A21 में आपका ये आ गया, इस रो को क्लोज करिए, इस कॉलम क्लोज करिए, क्या आएगा 5 इंटू क्या कर देंगे 5 कर देंगे। नेक्स्ट है आपका A22, क्या करेंगे यहाँ पर -1 पावर कितना 2 + 2
और इंटू क्या कर देना है, सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम क्लोज करेंगे, आएगा 2 यहाँ पर। मिला क्या आपका, एक को फैक्टर से आ गए, को फैक्टर से जो बड़ा मैट्रिक्स होगा उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, आइए देखिए इसको थोड़ा साफ कर दिए, -1 पावर क्या है, इवन है, क्या आएगा प्लस आएगा, 2 1 जा 2, -1 पावर ऑड है, 5 1 जा -5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, A12 है यहाँ पर -1 पावर 1 + 2, दैट मीन्स -1 पावर ऑड नंबर, दैट विल बी माइनस, this will be equal to 3 minus of 3 and -1 power 4, that will be equal to +1, आपका हो जाएगा +1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है कैसे निकलेगा, यहाँ पर कोफैक्टर्स आ गए आपके, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो कोफैक्टर्स की जो बनी मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज, यानी A11 यहाँ पर रखा जाएगा और A12 यहाँ पर रखेंगे और A21 यहाँ पर होगा और A22 को हम यहाँ पर रखेंगे। यानी जो ये आपका फर्स्ट रो था इसको फर्स्ट कॉलम बना दिए, इस सेकंड रो था इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। ये आपका ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हो गया, कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। अब यही वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्या हुआ, A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू है -3, A12 की वैल्यू -3 हो गई, A21 की वैल्यू है -5 एंड A22 की वैल्यू है कितनी 2, ये हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, हमें क्या निकालना, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1 अपान क्या कर देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमारा ए इनवर्स आ जाता है। सो लिखेंगे सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान कितना डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितनी है -11 इंटू मैट्रिक्स क्या है 2 -3 -5 एंड 2। अब क्या करेंगे 1 अपान -11 मल्टीप्लाई इनसाइड कर देंगे, तो आएगा क्या, इसको इरेज कर देते हैं पूरा। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपान -11 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 अपान -2 अपान 11, फिर इसके बाद होगा 5 अपान 11 -3 अपान -11 इक्वल टू 3 अपान 11 एंड -2 अपान 11। ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स आ गया। तो आता क्या है, x इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, तो रख देते हैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है -2/11 3/11 5/11 अपॉन एंड क्या है -2/11। ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। बी क्या था, अभी हमने राइट किया हुआ था, बी था 17, बी क्या था 17। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -2 अपान 11 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 7 होगा प्लस 5 अपान 11 इंटू 7, उसके बाद 3 अपान 11 मल्टीप्लाई 1 में 3 अपान 11 प्लस -2 अपान 11 मल्टीप्लाई 7 है, तो -2 अपान 11 इंटू 7 हो जाएगा। तो आया क्या, इक्वल टू आपका आया, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, 7 5 जा 35 -2 हो जाएगा -1/2 प्लस हाफ 33, 35 -2 इक्वल टू 33 अपान 11। और यहाँ पर क्या होगा 7 2 जा -14 प्लस 3, तो -14 प्लस 3 करेंगे आएगा -11 -11 अपान 11। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा
3 और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पर क्या था मैट्रिक्स, ये x की वैल्यू आ रही है कैपिटल X, दिस इक्वल टू कैपिटल X वैल्यू यहाँ पर रख दिया एक्स वाई, कंपेरिजन करेंगे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। यहाँ पर यही आपका सोल्यूशन हो गया, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था आपका, उसका यही सोल्यूशन आ गया। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया -1। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं, चाहे जितना बड़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको हमें सॉल्व करना है। हम 3 वेरिएबल में भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको डाउट होगा तो हम 3 वेरिएबल में भी इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे, और यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आपको जो है उसमें जो है आपका सहयोग चाहिए। आप जो है जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। उसको जो है आप हर एक क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा उसको आप रिवाइज करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे आप तुरंत पूछेंगे, क्योंकि यदि आप डाउट्स अपने मन में रखेंगे तो फिर आपको आगे जो कुछ भी बताऊंगा समझ में नहीं आने वाला। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, उसको हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपका इस डिटरमिनेंट चैप्टर में जो भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे। मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके भी बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7706018426। इस नंबर पर कॉल करके यदि आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब तक के 1 से लेकर 4 चैप्टर में कहीं पर यदि कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। हम उसको डाउट क्लास लेकर के आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।